आज ये फैसला हुआ है ये असल में यूनानिमस फैसला है, क्योंकि जो दोनों जज डिसेंट कर रहे हैं, जैसे मंसूर साहब ने जो डिसेंट किया है, उन्होंने ये डिसेंट किया है कि जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पे पहले ही ये फैसला हो चुका है कि 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं। वो जो डिसेंटिंग जज हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि 90 दिनों में इलेक्शन होना है तो हमें ज़रूरत नहीं है। सो इस लिहाज से जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो पांचों जजेस ने तस्लीम किया है और ये 5-0 से ये जजमेंट हुई है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं। दो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो फैसला 23 फरवरी को दो दीगर अराकीन जस्टिस याहिया आफरीदी साहब और जस्टिस अतर बिनिल्ला साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समात नहीं है। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो दो जज साहबान के फैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है। मैंने अपना ज़ाती मौक़िफ़ दिया था। अब मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब की राय आने के बाद और इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया जिसका इंतज़ार था और सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि 90 रोज़ के अंदर जो है वो इंतखाबात कराए जाएँ। उम्मीद ये की जा रही थी कि हालात जो हैं वो इस डगर पर जाएंगे कि जहाँ पर इस्तेकाम का कोई रास्ता निकल सके, लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि मज़ीद इबहाम जो है वो पैदा हो गया है। आज जो 5 रुकनी बेंच बच गया उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ये करार दिया कि ये जो दरख्वास्तें हैं ये मेंटेनेबल हैं और उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात कराए जाएँ। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उससे इख्तलाफ किया और उनका ये कहना था कि अज़ खुद नोटिस जो है वो जल्दबाजी में लिया गया है और ये मामला जो है ये अज़ खुद नोटिस के तहत नहीं आता है। इसके बाद जब फ़ैसले का जायज़ा लिया गया तो अब ये सियासी तकसीम का एक मरतबा फिर बाइस बन गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये जजेस का मुत्तफ़िक का फ़ैसला है कि इंतखाबात जो हैं वो 90 दिन के अंदर कराए जाने चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमती मौक़िफ़ सामने आया है और सामने आया है वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र और अटॉर्नी जनरल शहजाद इलाही साहब के हवाले से, उनका ये कहना है कि दो जजेस पहले ही इस बारे में इख्तलाफी नोट लिख चुके हैं, अपनी राय का इजहार कर चुके हैं और इसलिए नहीं वो बेंच का हिस्सा थे कि उनकी राय आ गई थी और जाहिर है कि उस राय को रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया गया है और अगर उसको शामिल कर लिया जाए तो इस तरीके से 4-3 की अक्सरियत से इसको मुस्तरद कर दिया गया है। अब कानून से ज़्यादा ये मामला जो है वो सियासी सूरत हाल इख्तियार कर गया है। आज इलेक्शन कमीशन का भी इजलास हुआ है जिसमें इस तफसीली फ़ैसले का जायज़ा लिया गया है। कल फिर इजलास तलब किया गया है और जाहिर है कि वो इस सूरत हाल को देखेंगे कि इसमें क्या आगे जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का ये भी कहना था कि मामला चूँकि हाई कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट जो है वो नोटिस नहीं ले सकती है। अब इस अदालती फ़ैसले के नतीजे में कन्फ्यूजन जो है वो मज़ीद बड़ा है। बहरान जो है बजाय हल होने के इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो गया है और दिखाई ये दे रहा है कि आगे जब मामला चलेंगे तो फिर उसके नतीजे में बहरान जो है उसके साए मज़ीद गहरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें रास्ता क्या है, गुंजाइश क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, बाइंडिंग है, 90 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात कराना है और ज़ाहिर है कि सदर मुमलिकत ने जो KP के गवर्नर को हुक्म दिया था उसको भी खिलाफ आइन करार देते हुए कलअदम करार दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये बात कही गई है कि वो गवर्नर के साथ मुशावरत करें और सदर को तारीख से आगाह करें। इसी तरीके से पंजाब का मामला है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको ये सौंपा गया है मामला कि वो सदर पाकिस्तान से मुशावरत करें और जाहिर है कि
ये इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएँ। निगरान सूबाई हुकूमतें जो हैं वो भी इलेक्शन कमीशन की मदद करने की पाबंद हैं और सूबों में वक्त पर इंतखाबात कराना भी वफाक की आइनी ज़िम्मेदारी है। आइन के मुताबिक रियासती इदारे इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद के पाबंद हैं, लिहाजा अब अदारा जाती सतह पर भी पाबंद किया गया है और इस हवाले से मामलात को जो है वो इस तरह रखा गया है कि इलेक्शन जो है उनको अपनी मुकर्रर मुद्दत के दरमियान हो सकें। लेकिन ये बहरान आगे किस तरीके से होगा, क्या मामला जो है वो हल हो गया है? और अगर आज वज़ीर कानून ये बात कह रहे हैं कि चूँकि मामलात हाई कोर्ट के अंदर हैं, इधर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे इसकी मज़ीद तशरीह हो जाएगी, तो ये क्या सूरत हाल है? सुकम कहाँ पर है? और जिस तरीके से अदलिया के अंदर हाउस इन ऑर्डर नहीं है और एक बड़ी वाज़े तकसीम दिखाई दे रही है, और जाहिर है कि जब पेशीन गोइयाँ होनी शुरू हो जाएं और वो पेशीन गोइयाँ फिर सच्ची भी साबित होनी शुरू हो जाएं कि ये बेंच बैठेगा, ये फ़ैसला होगा। आज भी ये बात कही जा रही थी कि 3-2 की अक्सरियत से जो है यही फ़ैसला आएगा, तो फिर इंसाफ की सूरत हाल पर भी जो है वो सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। ये बेचारा आईने पाकिस्तान भी क्या है कि ये इंसाफ की हवेली पर दस्तक देता है और खैरात में वहाँ के वडेरों से क्या मिलता है, कभी नज़रिया ज़रूरत और कभी हिजानी खलफशार। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर गौर खान, वकील हैं तहरीक इंसाफ के। हारून रशीद साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। आप क्या समझते हैं बहसीत एक कानूनदान के कि इस अदालती फ़ैसले ने मुल्क को बहरान से निकाला है या इसमें मज़ीद इजाफा कर दिया है? थैंक यू जी। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो फ़ैसला है इससे ज़्यादा इबहम क्रिएट हुआ है, और चूँकि ये ऑलरेडी हाई कोर्ट्स में मैटर पेंडिंग थे और वहाँ पे ये डिसाइड होना था पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में, रेट पिटीशंस पे फैसले हुए और वो फिर ICA में पेंडिंग है, और इस सुओ मोटो एक्शन से पहले के पेंडिंग है। जब ये सुओ मोटो एक्शन लिया गया तो 2 जजेस साहिबान की आज ख़ुद नोटिस पे इलेक्शन कमीशन के मुतालिक ये क्वेश्चन हुआ और वो फिर सुओ मोटो की शक्ल में चीफ जस्टिस साहब को रेफ़र हुआ, जिसमें 7 मेंबर जजेस के बेंच बना, और उस बेंच में वो भी 2 जजेस साहिबान थे जिन्होंने सुओ मोटो के लिए रेफ़र किया था मैटर, जिस पर पाकिस्तान बार कौंसिल और सूबाई बार कौंसिल्स के सारे रिप्रेजेंटेटिव ने मिल के एक रेजोल्यूशन पास किया कि चूँकि मुज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में कोई ऑडियो लीक्स हुई थी और वो इंटरेस्टेड पार्टी शो होते हैं और जिन्होंने परवेज़ इलाही से कोई अदरवाइज़ भी गुफ्तगू की हुई थी, जिस पर हमने एक स्टैंड लिया था कि उन जजेस को इस बेंच में का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस पर 2 जजेस फिर बेंच रिकन्स्टिट्यूट हो गया। रिकन्स्टिट्यूट होने पर 2 जजेस को तो बेंच से अलग किया गया, लेकिन उनकी जगह 2 जजेस मज़ीद होने चाहिए थे, कि चाहे वो जो भी होते सीनियर जजेस बैठे हुए थे उनमें से 2 और हो जाते, क्योंकि पहले 2 जजेस अतर मिनुल्लाह साहब और याहिया अफरीदी साहब के रिमार्क्स आए हुए थे, जिस बिना पे उनको बेंच में नहीं रखा गया। अगर उनको भी नहीं रखा गया और 2 जजेस जिन पे एतराज़ था उनको भी नहीं रखा गया, तो उनकी जगह पे 4 दूसरे जजेस आने चाहिए थे, ताकि ये जो बेंच था ये एक बड़ा बेंच होता और ओपिनियन डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर आती। अब चूँकि हाई कोर्ट में ऑलरेडी ICA पेंडिंग है, उस पर डिसीजन कोई नहीं हुआ। अगर आज इस फैसले के बाद
हाई कोर्ट की आईसीए में फ़ैसला अदरवाइज़ कुछ आ जाता है तो वो फिर ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा और जजेस की ओपिनियन में मज़ीद डिफ़िकल्टी आएगी। मेरा तो यही ख्याल है, इसलिए कि ये जल्दी में ऑर्डर किया गया है और ये अगर हाई कोर्ट्स को रेफ़र कर देते कि डायरेक्शन हो जाती ताकि हाई कोर्ट जो पेंडिंग पिटीशंस है उन पे फैसला करती और अगर वो फैसले होकर ऊपर आ जाते तो वो ज़्यादा बेहतर होते फिर सुप्रीम कोर्ट। जी अच्छा, अली महमूद खान साहब ये फरमाइएगा कि ये तो अब बड़ा एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। ठीक है, इस बात का वेलकम किया जा रहा है कि 90 दिन में इंतखाबात हों, इंतखाबात होने भी चाहिए, लेकिन 4 जजों के जो इख्तलाफी नोट हैं वो भी बहुत कुछ कह रहे हैं। लेकिन कतई नज़र उसके कि ये जो अब सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आ गया है, वज़ीर कानून कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में बेहतर तशरी हो जाएगी, वहाँ से कुछ और मामला निकलता है, तो ये तो एक ऐसा बहरान है जो कि जिसका फिर कोई एंड नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी सुप्रीम कोर्ट को और तमाम उन हक परस्तों को जो एक मुश्किल सूरत हाल में अपने जजों के साथ खड़े रहे। जब उनको टारगेट किया गया, उनके खिलाफ हर्जा सराई की गई, लान तान की गई, उनके खिलाफ बाकायदा स्मीयर कैंपेन चलाई गई और तौहीन अदालत अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो मैं फिर रेकमेंड करूंगा कि तौहीन अदालत को हमेशा हमेशा के लिए बसद एहतराम ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो कहा गया मोहतरम जज साहिबान के खिलाफ कानों को इंसान हाथ लगाता है। और मैं हैरान हूँ कि हमारे कुछ बार काउंसिल्स, पाकिस्तान बार काउंसिल या कुछ और, क्योंकि आई एम माई सेल्फ अ लॉयर, किस तरह आपने बर्दाश्त किया। आपकी एफिलिएशन होंगी, मेरी तहरीक इंसाफ से है, लेकिन तहरीक इंसाफ का मेंबर बनने से बहुत पहले मैं एक वकील भी हूँ और मेरी एलियंस तहरीक इंसाफ से ज़्यादा पाकिस्तान और अपने कॉन्स्टिट्यूशन से है। अगर कोई ऐसी बात होती है जिसमें जज साहिबान की इज्जत पे, हमारी अदलिया की इज्जत पे हर्फ आता है, कोई भी सियासतदान ऐसा करे, हमें अपनी अदलिया और अपने आइन के साथ खड़ा होना होगा। हमने अली महमूद खान साहब, एक छोटा सा सवाल है, ज़रा फिर जवाब दे दीजिएगा। जो कुछ इमरान खान साहब की पेशियों पे होता है या वो अपनी पेशियों के साथ करते हैं और जिस तरीके से एक धमा चौकड़ी मचती है, दरवाजे तोड़े जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे तोड़े जाते हैं, एक जथा लेकर आया जाता है, क्या उस पर तौहीन अदालत नहीं लगती? आपको नहीं लगता कि जब आदमी इस सतह पे पहुंचता है तो हर एक की ग्रीवेंसेस होती हैं और फिर उस ग्रीवेंसेस का इजहार अपने लिए, सबके लिए जायज़ होता है, दूसरों पे एतराज़ हो जाता है? नदीम साहब, पता नहीं आप आज क्यों बेचैन हो रहे हैं। आपने मेरे भाई को पूरा मौका दिया है बोलने का। नहीं, ऐड कर लेना, ऐड करके इसका आप जवाब दे दें। वो आप बाद में पूछ सकते थे। बहरहाल मैं आता हूँ उस पर। क्या इससे बड़ी तौहीन अदालत कोई हो सकती है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत एक फैसला कर दे और कोई बैठ के ये कहे कि इबाहम है या मुल्क गंभीरता का शिकार है? कोई गंभीरता का शिकार नहीं है नदीम हुसैन साहब। मुल्क को एक रास्ता मिल गया है। एक ऐसे अंधेरे में जब लोग जजों की, अदलिया की इज्जतों से खेल रहे थे, अदलिया पे खुलम खुला हमले हो रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के जजों को मजबूर किया गया कि वो उस बेंच को ही छोड़ दें जो मुल्क के मफाद में सो मोटो नोटिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने दिया। बहरहाल वो उन मोहतरम जज साहिबान का अपना फैसला था जिन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया। 4 जज साहिबान ने रिक्यूज किया। अब ये फैसला 5 जजों का है और इसमें जिन लोगों ने रिक्यूज किया उनका इख्तिलाफी नोट इसका हिस्सा नहीं है। ये 5 जजों का फैसला था जिसमें 3 ने इसके हक में फैसला दिया, 2 ने इख्तिलाफी नोट लिखा, उसमें भी उन्होंने मेरिट्स पे इख्तिलाफ नहीं किया। सब इस बात के हक में है कि आइन के मुताबिक 90 दिनों में इलेक्शन हो। सिर्फ 2 जजों ने इस बात पे इख्तिलाफ किया है कि नीचे से ऑलरेडी इसके हक में एक अदालत ने फैसला किया है, तो बैन सुतूर वो ये कह रहे हैं कि ये जो आप इधर कर रहे हैं नीचे से फैसला हो चुका है, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर दिया है, 90 दिनों में फैसला करना है। और पता नहीं बहुत से लोग मीडिया पे बैठ के इस पे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले मेरा उनको मुफ्त का मशवरा है कि आप अगर आइन पसंद है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो थोड़ा सा इसको पढ़ लें, डिस्प्रिन की गोली खा के, पानी का आधा गिलास पी के इस फैसले को पढ़ लें और उसमें देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या उसमें जजमेंट दी है। उसमें सदर मुमलिकत के उस फैसले को भी जो 20 फरवरी का था उसको भी बरकरार रखा है। सिर्फ उसमें ये एडिशन की है कि कॉन्स्टिट्यूशनली उनका फैसला दुरुस्त था, लेकिन
पंजाब की हद तक सदर मुमलिकत फैसला करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक वो फैसला करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, मैं आता हूँ डेट दी जी, मैं आता हूँ। इलेक्शन करें, अवाम में जाएं, अवाम से ना डरें और वोट को इज्जत दें। अगर वाकई वोट को इज्जत देनी है। मैं आता हूँ निसार खोड़ो साहब, कह रहा हूँ, अपोजिशन को कह रहा हूँ जी। निसार खोड़ो साहब, ये फरमाइएगा, आपने अली मोहम्मद खान साहब की बात सुनी, आपको लगता है कि ये फैसले पे अब जिस तरीके से हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है, आपको क्या लगता है कि 90 दिन में इंतखाबात आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसकी यकीनन कुछ न कुछ हैसियत तो है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए थे दूसरे, क्या असेंबलियों को जायज़ तौर पर तोड़ा गया था? मुझे उसका जवाब देना, मुझे ढूंढना पड़ेगा, शायद इसमें कुछ जिक्र ऐसे नहीं हुआ। अवाम की राय थी कि भाई 2 सूबों में इलेक्शन हो रहे हैं, एक सूबा इतना कि 3 सूबे भी मिल जाएं तो एक सूबे से कम है। सिंध, बलूचिस्तान, केपी अगर इकट्ठे भी हो जाएं तो पंजाब से कम है तादाद में। वहां इलेक्शन हो रहे थे, जिस इलेक्शन की वजह से आइंदा की नेशनल असेंबली की इलेक्शंस और 2 सूबों की इलेक्शंस पर असरअंदाज हो सकते हैं। वहां की इलेक्टेड हुकूमत होगी, वो किसकी भी आए, इलेक्टेड हुकूमत दूसरे इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकती है। बहुत बड़ा फैसला है, इसलिए इसको फुल बेंच बनाना चाहिए। अब फुल बेंच के लिए हमने गुजारिश की, लोगों ने गुजारिश की, लेकिन नहीं मानी गई। यह भी नहीं माना गया कि हाई कोर्ट में पेंडिंग होते हुए सुप्रीम कोर्ट ऐसे क्या कर सकती है, इसको भी नहीं माना गया। 9 जजों की बेंच में से 2 को निकालना पड़ा क्योंकि डिमांड हुई, एतराज हुआ। 2 छोड़ गए खुद नोट लिखकर जो शायद उसमें इनकॉर्पोरेट किया या नहीं किया, लेकिन मैंने अखबार में पढ़ा कि अतर मिनल्लाह साहब ने और मंसूर साहब ने शायद ऐसा इख्तलाफी नोट पहले से रिकॉर्ड करवा दिया या भेज दिया सुप्रीम कोर्ट को, मुझे इसका मालूम नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें मान लो तो फिर मैं तो ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। वो सिर्फ एक हाई कोर्ट पर नहीं, दोनों हाई कोर्ट पर, पेशावर भी और लाहौर भी, उस पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया कि तुम लोग जो हो वो बेकार हो, हमने जो कहा है वो ठीक है। इस सूरत हाल में मुझे तो समझ में नहीं आता, लगता तो है कि सूरत हाल गंभीर हो गई। मुझे नहीं मालूम कि चीफ जस्टिस साहब इसको फिर से सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। क्या फुल बेंच की वो जो दरख्वास्त है उसको रिव्यू कर सकती है कि नहीं कर सकती, मुझसे ज़्यादा वकील साहब जानते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन वो जो था कि जी क्या असेंबलियां सही तौर पर तोड़ी गई हैं, उस सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं निसार खोड़ो साहब आता हूँ, मेरा इस पे सवाल, जी इस पे सवाल ये है जी कि जब तुम कहते हो चीफ मिनिस्टर से कि तुम एतमाद का वोट ले लो और उसको एतमाद का वोट मिल जाता है, तो एतमाद के वोट लेने के बाद इलेक्शन रिजल्ट तोड़ना, क्या उसमें अवाम की तौहीन नहीं है? ठीक है, असेंबली तोड़ी क्यों गई एतमाद के वोट के बाद? एतमाद नहीं जी, अगर एतमाद न होता तो चलो डिसॉल्व करने की इजाजत देता कि जी मुझे फ्रेश मैंडेट चाहिए, नहीं होता था। निसार खोड़ो साहब, मैं आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। अब गौर खान साहब ये फरमाइएगा कि जो नुक्ता निसार खोड़ो साहब ने उठाया है कि इस सवाल का जवाब तो नहीं इसमें आया कि असम्बलियाँ तहलील क्यों की गई, वो ये भी बात कर रहे हैं कि अवाम की जो है वो तौहीन नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब हाई कोर्ट्स के अंदर भी ये मामला है और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है तो फिर उन पे अदम एतमाद है, या कि अब हाई कोर्ट्स के लिए भी बाइंडिंग होगा, इसी तर्ज का कोई रास्ता निकालना?
नहीं नदीम साहब, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर लूँ, अगर ये कहते हैं कि जी इस बात की भी वजाहत होनी चाहिए थी कि असम्बलियाँ क्यों तोड़ी गई है, तो न तो पीपल्स पार्टी ने और न ही मुस्लिम लीग ने हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी पिटीशन डाली थी कि जी हमारे यहाँ हमारे ख्याल में ये असम्बलियाँ गलत तोड़ी गई है, लिहाजा ये रिस्टोर होनी चाहिए। किसी ने पूरे मुल्क में नहीं किया था। पंजाब की असम्बली 13 करोड़ आवाम में से तो कोई भी कोर्ट के सामने नहीं था, न किसी की पिटीशन थी। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन था कि अगर असम्बली डिसॉल्व हो जाए तो उस सूरत हाल में इलेक्शन कितने दिनों में होना लाजिम है और इसमें किसकी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन की तारीख का तयन करे और आगे इलेक्शन कराएं। अब मैं सिर्फ आपको ये अर्ज कर लूं कि जी ये बार बार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की कोशिश है कि इस डिसीजन को और सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मुतनाज़ बनाए। मैं अगर आपको आईनी तौर पर बता दूं तो हमारे आईन में ये वजाहत जरूर है, बाकी दुनिया के ममालिकों के आईन में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके में, इनके आईन में सुप्रीम कोर्ट का बेंचेस में होने की इजाजत नहीं है, सारे जजेस इकट्ठे बैठते हैं। इंडिया में रूल बना हुआ है कि अगर आईनी नुकात का इन्वॉल्वमेंट हो किसी केस में, उसके लिए जो बेंच बनेगा उसमें मिनिमम 5 जज बैठे होंगे। अमेरिका में रूल्स ये हैं कि सारे जजेस बैठेंगे और कोई जज अपने आप को रिक्यूज नहीं करेगा, इवन इफ के अगर जज का जाती भी इंटरेस्ट है वो फिर भी कोर्ट का हिस्सा रहेगा, अलबत्ता डिसीजन देते वक्त वो वोट नहीं देगा। हमारे जो रूल्स बना हुआ है आईन के मुताबिक कि सुप्रीम कोर्ट बेंचेस में बैठे और अपनी रूल्स बनाए, उस रूल के मुताबिक चीफ जस्टिस की सवाबदीद है वो बेंच को कैसे बनाए। अब वो जज साहिबान जब बैठ जाते हैं तो वो अपने आप को रिक्यूज कर सकते हैं। अब 2 जज साहिबान ने अपने आप को सिर्फ रिक्यूज करे विदाउट गिविंग एनी रीजन, और रीजन की जरूरत नहीं होती। उनका ये ख्याल था कि हमारे ऊपर बाकी एक पार्टी ने इतराज किया तो हम नहीं बैठते। बाकी जो 2 जज साहिबान है उन्होंने खुद अपने आप को रिक्यूज कर लिया। अब हमारे यहाँ कानून यही है कि अगर लार्जर बेंच बना हो और उसने 1-2 दिन हियरिंग की हो और वो ज्यादा से कम जज बन जाए तो वो कंटिन्यू कर सकते, और अगर उसमें नए जज को लाया जाए तो फिर री हियरिंग होगी। ये हमारा ऐसा ही प्रोसीजर चलता रहा है। अभी जो वसद एहतराम जिस तरह की जो फेडरल लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं वो बिल्कुल मेरे ख्याल में आईन और कानून के खिलाफ कह रहे हैं। मैं गौर खान साहब आता हूँ। अच्छा, अब इसमें हारून रशीद साहब ये फरमाइएगा कि ये जो सारी सिचुएशन है ये बड़ी दिलचस्प हुई है कि 9 रुकनी बेंच बनता है, फिर सुबह हेयरिंग जो है वो बड़ी लेट स्टार्ट होती है, फिर 9 कुर्सियां लगती हैं, फिर 4 हटा दी जाती हैं और फिर ये सारा सिलसिला होता है। तो क्या इस फैसले से ये भी सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट का अपना जो सिलसिला है वो हाउस जो है इन ऑर्डर नहीं है, और जब फैसला साजी होती है तो ये जो पहले ही फैसले के बारे में कह दिया जाता है कि ये फैसला होगा, इतनी तरह से आएगा, तो ये तो फिर ये सूरत हाल आज की नहीं है, पहले भी यही होता रहा है मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ हुकूमतों में, अपने अपने तरीक़ाकार के मुताबिक। तो ये अब इसके नतीजे में क्या ये इसको मुतनाज़ा फ़ैसला समझा जाएगा, इसको कैसे देखा जाएगा, हाउ इट इज़ टू बी रेड? जब सेकंड टाइम बेंच रिकंस्टिट्यूट हुआ तो उस वक्त जो बेंच में 5 हजरात आए उनमें से पहले ही पब्लिकली भी और वकला में भी ये चमगोइयाँ होना शुरू हो गई थी कि ये जो फ़ैसला अभी आया है ये पहले लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही आएगा। फिर लोगों में ये भी पाया जाता था कि अगर 2 जजेस जिन पे एतराज़ था वो निकले हैं तो उनकी जगह पे दूसरे 2 जजेस आ जाते तो वो 7 रुकनी बेंच बन जाता या 9 रुकनी बेंच बन जाता, जिसमें काजी फाजीज़ा साहब हैं, अमीनुद्दीन साहब हैं, सरदार तारक मसूद साहब हैं, मैडम आयशा साहब हैं, वो 4 जजेस थे। अगर वो 4 जजेस भी बैठ जाते तो मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी और पब्लिक भी सेटिस्फाई होती कि ये डिसीजन आया है। अब इसमें जो एम्बिग्विटी पाई जाती है वो पब्लिक में ये पाई जाती है कि ये यानी कि जो बेंच था उसमें ये पहले ही ये चीज़ें ज़ाहिर हो रही थी कि ये ऐसा होगा। तो हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे या सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान पे कोई हरज नहीं आना चाहिए, कोई उंगली ना उठा सके। जब अगर कोई ऐसे फ़ैसले हो जाएं या ऐसे बेंच कंस्टिट्यूट किए जाएं जिस पे ना पब्लिक को कोई एतराज़ हो, ना किसी वकील को एतराज़ हो या किसी इदारे को एतराज़ हो।
अच्छा, अब इसमें अली मोहम्मद खान साहब ये फरमाइएगा कि चूँकि आप वकील भी हैं, क्या ये बेहतर नहीं होता कि एक फुल कोर्ट जो है वो तश्कील पाता, और ये जो अब एक मुतनाज़ा सूरत हाल जन्म ले रही है, और जिस तरह आज वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने बात की है, लगता यह है कि निज़ाम जो है वो अब अदालती फ़ैसले से टकराने जा रहा है। देखें, आइन से जो टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। और जहां तक वकला का ताल्लुक है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, मैं इनको भी कह रहा हूं, तारड़ साहब जो हैं हमारे फेडरल लॉ मिनिस्टर, हमने मिलके काम किया है। मैं फेडरल अपना स्टेट मिनिस्टर था पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, और ये मेरे साथ उस कमेटी में थे जो जजेस को अपॉइंटमेंट जो करती है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन जजेस। काबिल आदमी है, लर्नर्ड आदमी है और शरीफ आदमी है, लेकिन मसला उनका ये है कि इस वक्त वो फेडरल लॉ मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की बजाय वो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर ऑफ हाउस ऑफ शरीफ लग रहे हैं। अटॉर्नी जनरल साहब को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यू आर अटॉर्नी जनरल ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आप स्टेट के अटॉर्नी जनरल है भाई। आइन के मुताबिक देखें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, फेक कमेंट किया जा सकता है। जो इस वक्त किया जा रहा है वो फेक कमेंट होगा कि फैसले पे आप जायज तनकीद कर सकते हैं। हर किसी का फैसले से मुतमईन होना जरूरी नहीं है। अदालतों के फैसले इंप्लीमेंट होते हैं, आप उसमें अपनी राय जरूर दे सकते हैं, लेकिन उसको गलत इंटरप्रेट करना ये गलत है। सबसे पहली चीज ये है, मेरे जैसा नाबगाए रोजगार कोई जो जिसका ज्यादा तजर्बा ना हो, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं हूं, मैं सिर्फ हाई कोर्ट का एक मेरे पास लाइसेंस है, मैं जूनियर वकील उस लिहाज से समझा जा सकता हूं। लेकिन मुझे इतना पता है, मुझे इतना आइडिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 184(3) की पिटिशन ये ली है, उसमें जो फैसला आज आया है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और ये फेडरल लॉ मिनिस्टर आके ये कहे कि जनाब 2 जज जो रिक्यूज कर गए वो भी ऑनरेबल जज हैं, वो हमारे ही जज हैं, लेकिन वो फैसले से साइड पे हो गए हैं, उन्होंने फैसला नहीं लिखा, और इतनी बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नाकाम करने की कि जनाब ये तो 4-3 से जो है तो फैसला तो खिलाफ आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप एग्जीक्यूटिव को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। फेडरल लॉ मिनिस्टर से ये तवक्को नहीं है, क्योंकि देखें ये हुकूमत तो वैसे भी आपकी चंद दिनों की मेहमान है। काला कोट आपने फिर भी पहनना है। ये काले कोट की डिमांड है कि आइन जो कह रहा है, देखें मैं तमाम वकला को ये कहना चाह रहा हूँ, हम लोगों ने ये मुल्क बनाया है, खुदारा खड़े हो जाए, आइन की हिफाजत के लिए खड़े हो जाए, जिस भी जमात से आप हैं। और यार आपके नसीब में होगा ना, आपके नसीब में होगा, आपकी जमात आपको उसूलों पे बना देगी। अली मोहम्मद खान साहब मैं आता हूँ जी, अली मोहम्मद खान साहब मैं आता हूँ। सियासी जमातों के रहनुमाओं के हाथ में नहीं है, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। इस मुल्क के आइन का तहफ़्फ़ुज़ अली मोहम्मद खान साहब मैं आता हूँ, ये चीज जो है ना उसको इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, ये जो असूल है ये सारी जमातों पे लागू होता है, सिर्फ आज आप अपोजिशन में हैं तो हुकूमत पे भी लागू नहीं होता, अगर आप अपोजिशन में हैं तो अपोजिशन पे भी लागू होता है। मैं आता हूँ, लेकिन इसमें निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन को ये मुश्किलात हैं इंतखाबात 90 दिन में कराने के हवाले से, वो ये बात कह रहे हैं वसाइल नहीं है, ये वो बात कह रहे हैं कि अदलिया जो है वो मुतहद अमला देने के लिए तैयार नहीं है, सिक्योरिटी इदारे देने के लिए तैयार नहीं है, और अगर आपके नज़दीक ये था कि डिजिटल मरदमशुमारी शुरू हो गई है, आपने हल्का बंदियाँ करनी हैं, फिर तमाम इंतखाबात जो हैं वो एक वक्त हो, इनॉमली क्रिएट होती है कि निगरान सेटअप वफाक में नहीं होगा, फिर इधर अगर कोई जीतेगा वो वफाक और उस पर लेकिन ये सारी हिकमत अमली किसी सियासी जमात के वकील ने वहाँ पर उसका इजहार उस तरीके से नहीं किया है। तो क्या मतलब आप ये नहीं समझते कि उतना ही ओनस सियासी जमातों पर भी है? वकील जब भेजा जाता है तो उसको जाहिर है पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, अपना हर पहलू जो है वो बेंच के सामने पेश होना चाहिए। हाँ, आइन में लिखा हुआ है 90 दिन का, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं इसलिए हम खर्चा नहीं कर सकते, या हमारे पास नफरी नहीं है इसलिए नहीं हो सकता। ये इशू नहीं है। मैं इस चीज़ पर इतनी हुकूमत भी इतना भी हमारा ये मुल्क जो है वो गया गुजरा नहीं है कि इलेक्शन का खर्चा न उठा सके। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब इस कोर्ट की फैसले ने इलेक्शन को पहले से ही मुतनाज़िया कर दिया।
जो कल जनरल इलेक्शन होना है उसको भी मुतनाज़ा कर दिया। हम तो सोच रहे थे कि 10वां इलेक्शन चल रहा है पाकिस्तान का 1970 से लेके, कम से कम कुछ हल हो जाता। अभी सीधा साधा इल्ज़ाम लगेगा कि दो सूबों की सूबाई हुकूमतों ने अपने अपने अफसर लगाए, अपने रिटर्निंग ऑफिसर लगाए, अपनी पुलिस भेजी, अपनी हिदायत दी और नेशनल असेंबली के जो इलेक्शन होंगे उन पर असरअंदाज हुए। इलेक्शन पर यह लेबल लग गया, कोई माने ना माने इलेक्शन पे लग गया। अली मोहम्मद खान हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो भी महसूस कर सकते हैं कि सूबाई हुकूमतें असरअंदाज होती हैं, असल तो पुलिस तो उनके हाथ में होती है ना। फिर तुक क्या थी कि जी यहाँ पर केयर टेकर हुकूमत हो। अगली जो इलेक्शन होगी उसमें पंजाब में केयर टेकर हुकूमत तो नहीं होगी, केपी में भी नहीं होगी, तो इलेक्शन तो मुतनाज़ा कर दिया, किसी और ने नहीं किया, कोर्ट ने कर दिया। तो मैं समझता हूं इस चीज पर भी तवज्जो देनी चाहिए थी जो नहीं दी गई। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। गौहर खान साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास चाहे एक बड़ा अहम मामला था और उनके पास ये एक लम्हा था जहाँ पर वो फुल कोर्ट तश्कील देते और बजाय इसके कि एक ऐसा फ़ैसला आता जो इबहम पैदा करता और ये जो मुस्तकबिल के हवाले से रोड मैप है उसको सवालिया निशान बना देता, इसी जगह को एक प्लेटफॉर्म बना लेते जिसके नतीजे में सबको सुन के और फुल कोर्ट जो है कोई ऐसा रोड मैप देता जिसके नतीजे में तमाम लोगों को एक एक्सेप्टेबल जनरल इलेक्शन की तारीख जो है वो निकल आती। आप समझते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर सूरत हाल होती या ये कि अब ये तो जो जीतेगा जो हारेगा वो जीतने वाले पे तनकीद करेगा, तस्लीम नहीं करेगा, और जो जीतेगा वो अपनी जगह पे उसकी एक मुतनाज़ा हैसियत हो जाएगी? नदीम साहब, एक दूसरे को तस्लीम न करना तो हमारे मुल्क में होता ही रहता है। यहाँ तो न कोई दो उलमा इकट्ठे हो जाते हैं, वो एग्री करते हैं, न सियासतदान एग्री करते हैं, न डॉक्टर वकला आपस में एग्री करते हैं। जहाँ तक ये तो पोलराइजेशन है इस मुल्क में, ये तो एक बदकिस्मती है क्योंकि हमारे पर्सनल इंटरेस्ट में आ जाते हैं कि हम वो मुल्की मुफादात को तो कम ही देखते हैं। लेकिन जहाँ तक इसका है तो मैं बसद एहतराम एक अर्ज़ करूँगा कि इस डिसीजन को कभी भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि मुतनाज़ा डिसीजन। ये हरगिज़ मुतनाज़ा डिसीजन नहीं है। आप ज़रूर उसको कहो कि ये एक मेजॉरिटी डिसीजन है। जो लॉ मिनिस्टर इसको मुतनाज़ा बना रहे हैं वो कहता है कि इसकी कंपैरिजन करवा रहा है वो पनामा के साथ। पनामा का बेंच वो था कि वो 5 मेंबर बेंच था, बट JIT बनने से पहले भी 5 थे और JIT बनने के बाद भी 5 थे, और उन 5 ने पहले 2 ने डिस्क्वालीफाई किया था, बाद में 3 का डिसीजन आ गया। ये वो नहीं है, ये एक लार्जर बेंच बना था 9 जजेस का, उसमें से 4 रिक्यूज हो गए। बाकी जो 5 जजेस है सिर्फ उन्हीं का बेंच चल रहा था। जो पहले 2 जज साहिबान है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी ओपिनियन न छपेगा न उसका हिस्सा होगा। ये तो सिर्फ उन्होंने दिया कि अपने लिए ये डिसीजन बनाया कि जी हम सिर्फ रिक्यूज इन वजह से कर रहे हैं और हम नहीं बैठ रहे। अब रही बात सिर्फ ये कि क्या फुल कोर्ट होने चाहिए थे और ऐसा डिसीजन लेना चाहिए था। मलिक साहब गुज़श्ता 25 साल, नदीम साहब गुज़श्ता 25 साल में कोई फुल कोर्ट नहीं बना। फुल कोर्ट वो बना जब मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगाया तो उसके लिए बना। फुल कोर्ट वो लगा जब इनारो आया उसके लिए लगा। फुल कोर्ट ने उस वक्त हेयरिंग कर ली जब 18वीं तरमीम आए और मिलिट्री कोर्ट्स बनी। इसके अलावा कोई मिसाल नहीं है। दोनों पार्टी के वकला साहिबान मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद थे। आप उनसे क्वेश्चंस कर ले, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में एक भी नज़ीर पेश की है कि इसका तनाजुर इस नज़ीर के लाइट में आप इसके लिए भी फुल कोर्ट बनाए? सिर्फ एक इश्यू सिंपल था, क्या आर्टिकल 105 में 90 डेज में इलेक्शन होना लाजिम नहीं है? न इनका क्वेश्चन ये था कि असम्बलियां बहाल करो, न इनका क्वेश्चन ये था कि लार्जर बेंच आप बना ले या इसको इकट्ठा। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक दिया और इलेक्शन कमीशन के लिए वैसे भी सारे अदारों का असिस्ट करना लाजिम है और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ये कहता है
कि आईन के मुताबिक कानून की बालादस्ती जब भी होगी वो मुंतखब होगी। नुमाइंदों से गौर खान साहब मैं आता हूँ जी, गौर खान साहब एक मैं मिनट आता के हूँ लिए अगर जी, गौर खान साहब मैं आता हूँ अगर एक दिन जी। आईन का तकाजा ये है कि मुंतखब नुमाइंदों से हुकूमत चलनी है और लोकल गवर्नमेंट सस्पेंड हो और केयर टेकर गवर्नमेंट की लिमिटेड पावर हो, तो इसको आप कितने अरसा के लिए चलाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त बहुत अच्छा फैसला दे दिया और ये कहना कि इलेक्शन ठीक है। मुतनाज़िर गौर खान साहब आपका आ गया नुक्ता नजर में आता हूँ जी। लोकल गवर्नमेंट में एक गवर्नमेंट के होते हुए लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं हुआ करते। अच्छा, अब इसमें हारून रशीद साहब ये फरमाइएगा कि कानूनी ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि हुकूमत जो है वो तो अब तजब्जुब का शिकार हो गई है और जाहिर है कि इस वक्त निज़ाम ही शायद इलेक्शन नहीं चाह रहा है। देखें ना, जिस तरह गौर साहब ने फरमाया है कि इनको ऑब्जेक्शन लेने थे, कोई ये पिटीशन दायर कर देते, लेकिन ये सुओ मोटो मैटर था और सुओ मोटो में जो ऑनरेबल बेंच बना था उसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने ख़ुद भी डिस्कस की हैं और इसीलिए कुछ जजेस साहिबान ने इस सुओ मोटो पे एतराज़ भी किया कि ये सुओ मोटो नहीं होना चाहिए, ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में 18043 के तहत नहीं आता। फिर एक जज साहब ने यह भी कहा कि असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई भी लीगली हैं कि नहीं है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे। इसलिए सारी चीज़ें, चूँकि ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद ही इनिशिएट किया था और सारे क्वेश्चंस का सुप्रीम कोर्ट को पहले से पता था, इसलिए अब ये कहना कि फ़लाँ ने ये ऑब्जेक्शन नहीं लिया था, ये नहीं लिया था, मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो जो फ़ैसला आ गया है, अब ये दोबारा देखते हैं कि उस पर हम भी कंसिडर करेंगे और बाकी मामलात भी देखेंगे अपनी बार कौंसल्स में बैठ के कि जो लीगल रेमेडी हुई आया वो अवेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या इलेक्शन होने चाहिए जिस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कहा जाए कि जी चूँकि मैटर नीचे हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है लिहाज आप रोके, और ये पहले भी ऐसा होता रहा। चौधरी निसार साहब ने दीदार हुसैन शाह साहब का जब वो चेयरमैन नेब बने थे उस वक्त भी चैलेंज किया था, पसी बुखारी साहब का केस जब हुआ उस वक्त भी चैलेंज किया था, रिक्वेडिक का केस आया था उस वक्त भी ऐसी बात हुई थी, और जो एलपीजी की कोटे की बात आई थी उस वक्त भी ऐसी बात हुई थी, और ओगरा के चेयरमैन की बात आई थी उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा गया कि ये मैटर्स नीचे अदालतों में ज़ेर इल्तिवा है लिहाजा आप ना लिखें। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी ज़हीम जजमेंट दे दी थी कि हमारे जो आर्टिकल्स हम इस्तेमाल करते अंडर आर्टिकल 184 जो कायीन हमें ये इख्तियार देता कि हम इस्तेमाल करें, ये तो लोग हमसे ले लेंगे कि जो बंदे को पहले पता हो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है वो जाके नीचे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देगा और फिर हमें ये कहेगा कि जी वो आप रोक लाएं, ये करें। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि ये क्वेश्चन अभी आ रहा है कि जी मैटर हाई कोर्ट तक होना चाहिए। ठीक है गौर खान साहब, मेरे पास अब चूंकि वक्त थोड़ा रह गया, निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि अब सूरत हाल जो है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया 90 दिन में इंतखाबात कराए जाएँ, इलेक्शन कमीशन फिर इजलास कर रहा है, कल वो कानूनी माहिरीन की टीम से भी मिल रहा है, आपको लगता है कि ये 90 दिन वाला मामला जो है ये बेल मुंडे चढ़ जाएगी? सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में है या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में है। 90 दिन आज से गिने जाएंगे या कब से गिने जाएंगे, इसकी भी शायद वजाहत आएगी। नहीं, वजाहत तो जाहिर है उन्होंने कर दिया। अर्लीस्ट जो है उन्होंने कहा है कि इसके अंदर जो इंतखाब बात है वो अर्लीस्ट उसके ऊपर जो है वो करवाए जाएं। मैं अर्ज यही कर रहा हूं कि 90 दिन में है कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन, ठीक है जी, फैसला उन्होंने आज किया है। अब मैं समझूं क्या कि 20 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म है या 90 दिन में? अच्छा, अब इसमें अली मोहम्मद खान साहब ये फरमाइएगा कि वो जो बात हो रही है कि अगर आप तारीख के हवाले से अगर आपको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है तो इतना मार्जिन है कि उसको किया जा सके, लेकिन अर्लीस्ट करना है आपने। देखिए, एक तो मैं नदीम साहब, पता नहीं आज आप अच्छा फैसला है, इस पे खुश हो, आप बड़े उदास आज लग रहे हैं। मैं खोड़ो साहब को अप्रिशिएट करना चाहूँगा
कि बज़ाहिर फैसला बज़ाहिर उनके खिलाफ है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की है कि किसी सियासी जमात के हक या खिलाफ फैसला नहीं, आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। मैं अप्रिशिएट इस बात पे करूंगा कि उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए ये बात की है खोड़ो साहब ने कि फाइनेंस का भी इस मुल्क को, रियासत पाकिस्तान को इशू नहीं होना चाहिए, ना है, और ना मैन पावर का। हाँ, विल की बात है, वो मैं अपनी बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बात उन्होंने की है कि हमारी रियासत में ये दम खम है कि इलेक्शन करा सके। अब आते हैं आपके कुछ सवालों की तरफ। आपने एक बात की कि तमाम लोगों को काबिल कबूल हो ऐसा फैसला आना चाहिए था। देखें नदीम साहब, ये पंचायत नहीं है, दिस इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ से जिसके खिलाफ फांसी की सजा आती है तो उसका खानदान 7 नस्लों तक उससे एग्री नहीं करता, लेकिन आपको फांसी चढ़ानी पड़ती है। दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ द स्टेट। और एक और चीज यहाँ पे की गई कि जो हमारे मोहतरम जज साहिबान हैं, देखिए, जो मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो भी रिक्यूज करता है ना किसी भी वजह से, वो रिक्यूज करने का मतलब है कि उसने बेंच छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ता है कि जब वो फैसला करेगा तो किसी भी वजह से वो फैसला उस तरह नहीं होगा जिस तरह वो चाहता है, वो आइन के मुताबिक या उसकी अपनी सोच के मुताबिक वो उस तरह से न्यूट्रल नहीं रह सकेगा, या कोई भी वजह जो जज उसकी वजाहत करना भी जरूरी थी उसके लिए नहीं होता। तो जब आप रिक्यूज करते हैं तो उसके बाद आपका कोई भी कमेंट जजमेंट का हिस्सा नहीं बनता। ये आइन का एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। तो ये तो बात ही खत्म है, जो रिक्यूज कर गए उनके कमेंट्स जो है वो फैसले का हिस्सा नहीं है। अब आखिरी बात यह है कि ये बात हो गई कि हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है तो सुप्रीम कोर्ट, देखें ये बड़ी कोर्ट है, और जब सूरज निकलता है, तुलू होता है, तो चिराग की रोशनी मदद हो जाती है, हालांकि चिराग फिर भी जलता रहता है। तो ठीक है, की अपनी अलीमत खान साहब मेरे पास अब बिल्कुल जब नोटिस ले लिया तो दैट इज द फाइनल आर्बिटर ऑफ लॉ। ठीक, अलीमत खान साहब, मैं उदास नहीं हूं, इलेक्शन हो और अल्लाह करे कि इमरान खान साहब उसके नताइज को भी तस्लीम करें। उनके नहीं, इमरान खान साहब उसके नताइज को भी तस्लीम करें। हम चाहते हैं कि वो आप ये जो उनका एक रवैया है कि वो अपने खिलाफ भी लड़ाई शुरू कर देते हैं, उससे निकलें और अब एक वो बेहतर तरीके से वो चलें। आपके और आपके बच्चों की मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है इमरान। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हारून रशीद साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको मुशावरत करनी है, उसको सदर पाकिस्तान से मुशावरत करनी है, उसको खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से मुशावरत करनी है। और इसमें एक और चीज़ भी है कि सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने जब केपी को भी नोटिफाई किया इलेक्शन करवाने का, ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है कि आइनी हदूद से तजावुज़ किया गया और सदर पाकिस्तान अक्सर कर जाते हैं, तो इसको अब आप कैसे देखते हैं? मेरे पास बिल्कुल महदूद टाइम है। देखें ना, अब तो सदर पाकिस्तान ने भी जल्दी में ही काम किया है, तो जिस तरह ये फ़ैसला भी जल्दी में ही आ गया है, बेसिकली तो मैं फिर यही कहूँगा कि हाई कोर्ट की पावर्स को कटेल करने की कोशिश की गई है कि हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस कंसिडर नहीं की गई कि हाई कोर्ट में भी यही मामला पेंडिंग है। तो अगर ये वो केसेस भी इधर ही मंगवा लिए जाते और फर्दर कोई आर्डर उसमें ना होता, तो या उनके बारे में कुछ जिक्र किया जाता जजमेंट में कि वो जो पिटीशंस हैं, वो जो पेंडिंग हैं, वो इन्फ्रक्शस हो गई हैं। तो इस तरह थोड़ा सा ये एम्बिग्विटी सी है, लीगल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो बाद में देखा जाएगा। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया सेनेटर निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब और बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर खान साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।